यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में आप सभी सुनने और देखने वालों का स्वागत है। आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बेटे की माँ। ये कहानी समाज की उन सभी बेटियों के लिए है जो बेटियां अपने माता पिता का ध्यान रख रही हैं, लेकिन माता पिता के मन में उनके बेटे ही बसते हैं। ये कहानी ये भी बताती है कि आपके कर्मों का फल आपको अवश्य ही मिलता है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी बेटे की माँ। यह रिश्ता भैया के ससुर जी ने ही तय किया था। अम्मा ने एक तरह से यह भार उनके ही सिर डाल दिया था, और कहती भी तो किससे। भैया तो इस काम के लिहाज से बहुत छोटे थे, उनका अनुभव ही कितना था। जीजा जी थे जो दिन रात अपनी ही शान बघारा करते थे। अम्मा पर जब तब एहसान जताते रहते कि उनकी बिटिया का हाथ थामकर उन्होंने उपकार किया था। वे यह भूल जाते थे कि दीदी की शादी बाबूजी के सामने हुई थी, और उसमें बाबूजी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा ही खर्च कर डाला था। चाचा जी की लीला तो और भी न्यारी थी। एक ही शहर में रहकर महीनों शक्ल नहीं दिखाते थे। हाट बाजार में मिलते तो हालचाल पूछने से कतराते थे कि कहीं कुछ लेना देना ना पड़े, लेकिन जान पहचान वालों के सामने ये दिखावा जरूर करते थे कि स्वर्गीय भाई साहब की गृहस्थी का भार ढोते ढोते उनके कंधे झुकाए हैं। भैया की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का तो पता नहीं, कहाँ कहाँ रोना रोया होगा। इसीलिए ये बात एक तरह से तय थी कि हम दोनों की शादी के लिए इन दोनों का कोई एहसान नहीं लिया जाएगा। भैया के लिए तो खैर कोई समस्या ही नहीं थी। उन्हें नौकरी बाद में मिली, रिश्ते पहले आने लगे थे। सवाल तो मेरा था। अम्मा को बस मेरी शादी की चिंता ही घुन की तरह खाए जा रही थी। इसीलिए उन्होंने सीधे समधी जी से ही बात की। देखिए भाई साहब, दो दो बार मेहमानों को झेलना मेरे बस का नहीं है। ना मेरे पास उतना पैसा है, ना काम बटाने वाले हाथ हैं। इसीलिए मैं एक ही बार में सब निपटाकर छुट्टी हो लेना चाहती हूँ। किसी तरह इस लड़की के लिए एक वर्ड जुटा दीजिए तो मैं फुर्सत हो जाऊँ। आपकी बेटी के सिर पर भी फिर कोई भार नहीं रहेगा। बेचारे पांडे जी समझ गए कि ये बहन जी का अनुरोध नहीं, आदेश है, एक तरह से शादी की शर्त ही है। बेचारे अपनी बिटिया के लिए जूते चटका कर हलकान हुए जा रहे थे। अब ये एक और जिम्मेदारी सिर पर आ गई। अपनी लड़की के लिए वर खोजना फिर भी आसान है। आपको अपनी हैसियत का, औकात का पता होता है। भले बुरे की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी होती है। दूसरों के लिए काम करते समय तो 10 बार सोचना पड़ता है, पर इंजीनियर दामाद पाने का लालच उन्हें बल दे गया, और वे मेरे लिए भी एक नायाब हीरा खोज कर ले आए। लड़का उन्हीं के शहर कानपुर का था, अंग्रेजी में गोल्ड मेडलिस्ट, एमए पीएचडी। अपना मकान, घर में केवल भाई भाभी, मकान भी 2 हिस्सों में बटा हुआ। जब मर्जी हो किराएदारों से खाली करवा कर अलग गृहस्थी बसा लो। इतना अच्छा रिश्ता तो शायद हम लोग भी नहीं खोज पाते, और यहाँ खोजने को था ही कौन। देखने दिखाने का कार्यक्रम कानपुर में ही संपन्न हुआ। हम लोग भाभी की गोद भरने गए थे, भैया भी साथ हो लिए थे। वहीं उन लोगों को बुला लिया गया। परिचित तो थे ही, बात तय हो गई तो खुश हो गए कि परिचय अब रिश्ते में बदल जाएगा। हम लोग किसी तैयारी से नहीं गए थे, फिर भी चाचा जी ने लड़के को 101 रुपए देकर शगुन लिया। उनकी भाभी ने मुझे एक साड़ी दी। सगाई के लिए साइट ढूंढने की बात थी तो उनके भाई बोले, मैं इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता, बात तो हो ही गई है, अब आप शादी की तैयारी कीजिए। सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे सुलझे हुए इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं। दिवाली के बाद पहले 2 मुहूर्तों पर शादी करना तय हुआ। बीच में 2 दिन का अंतराल था जो कि जरूरी था। इस बीच थोड़ा सा व्यवहारिक आदान प्रदान भी शुरू हो गया था, जैसे जन्मदिन की बधाइयाँ, उपहार आदि। सावन में हमने भाभी के यहाँ राखी डोरा भेजा। मेरी ससुराल से भी सामान आया। शुरू शुरू में हम लोग पत्र भी लिखते थे। भैया एक आध बार हो भी आए थे। फिर देखा कि अम्मा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है तो संयम कर लिया।
3-4 महीनों की ही तो बात थी। जून के अंत में भाभी का रिजल्ट निकला था। इंग्लिश में गोल हो गई थी। भैया बहुत बिगड़े। मैं तो इंग्लिश लिटरेचर देखकर ही रीझा था, नहीं तो आजकल बीए पास लड़कियों को पूछता कौन है। उन्होंने फौरन अपने होने वाले बहनोई को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि समय निकालकर सुषमा को थोड़ा कोच कर दें। मेरे लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तब भैया कहाँ जानते थे कि वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अम्मा के उत्साह का अंत नहीं था। अपना गठियावाद सब कुछ भूलकर वे तैयारी में जुट गई थी। उनकी खरीदारी जैसे खत्म ही नहीं हो पा रही थी। एक से एक गहने, एक सी साड़ियाँ, एक से स्वेटर्स, एक से सूट। बेटी और बहू में, बेटे और दामाद में वे कोई फर्क नहीं कर रही थी। जो भी घर में आता उनके सामने वे अपना बक्सा खोलकर बैठ जाती, उसकी प्रशंसा पाकर खुश होती। बाबूजी की मृत्यु के बाद पहली बार उन्हें इतना खुश देखा। फिर उस खुशी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। श्राद्धों तक तो अम्मा दम साधे बैठी रहीं, पर नवरात्रि के शुरू होते ही वे हरकत में आ गईं। और वह जरूरी भी तो था। 2-2 शादियां थीं, कोई मजाक नहीं था। उन्होंने फौरन भाभी के पिता को पत्र लिखा कि वे कैसा इंतज़ाम कर रहे हैं, कितनों का कर रहे हैं, लिख भेजें ताकि लोगों को उसी प्रकार आमंत्रित किया जा सके। फिर राजेश के भाई साहब को भी पत्र लिखा कि वे कितने लोग आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, लिखें ताकि यहाँ सब सिलसिलेवार हो सके। बैंड आप अपना लाएंगे कि हम यहाँ ठीक करें? क्या आपकी बारात में महिलाएं होंगी? क्या उनकी अलग व्यवस्था करनी होगी? अम्मा ने लगातार कोई 3-4 चिट्ठियां लिखी होंगी, पर कोई उत्तर नहीं आया। फिर टेलीग्राम दिए गए। पांडे जी तो उसे भी पी गए, पर राजेश के भाई साहब का 1-2 लाइन का पोस्ट कार्ड आया कि हो सके तो तारीख आगे बढ़ा दें। अम्मा तो एकदम बौरा गई। तारीख आगे बढ़ाना कोई मजाक है? यहाँ सब का बयाना दिए बैठे हैं, वो तो डूब ही जाएगा। फिर दोबारा व्यवस्था होना क्या इतना सरल है? 4 महीने पहले से हॉल बुक कराना होता है। समय पर ना हलवाई मिलते हैं, ना बैंड वाले। शामियाने तक बुक हो जाते हैं। हार कर अम्मा ने जीजा जी को कानपुर भेजा कि ठीक से सारी बातें तय करके आए। किया धरा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उल्टे आते ही बरस पड़े। ऐसी ही बेइज्जती करवानी हो तो आगे से हमें न भेजा कीजिए। आखिर हुआ क्या, होना क्या था? लोगों ने तो हमें हरकारा समझ लिया, किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। राजेश जी तो हमें देखकर सीधे दिल्ली खिसक लिए, बोले जरूरी सेमिनार है। उनके भाई साहब बुखार का बहाना बनाकर कमरे में दुबक गए। बस एक भाभी थी जो हमें घंटे भर चाय नाश्ता करवाती रही, जैसे मैं वहां सिर्फ पेट भरने के लिए ही गया हूँ। तो पांडे जी को साथ ले लेते। वाह क्या कहने हैं। अरे आपके पांडे जी के यहाँ तो हमें किसी ने पहचाना तक नहीं। सुषमा ने भी नहीं पहचाना। कहा तो दरवाजे से ही टरका दिया। कह दिया कि पांडे जी 3-4 दिन के लिए बनारस गए हैं, जब वे लौट आए तब आइएगा। कसम है मुझे जो अब मैं उनके दरवाजे थूकने भी जाऊं। अम्मा तो सचमुच डर गईं। जीजा जी इस अपमान का बदला भैया की शादी में जरूर निकालेंगे, इसमें संदेह नहीं था। फिर अम्मा ने चिरौरी करके चाचा जी को भेजा। चाचा जीजा जी की तरह सोफेस्टिकेटेड आदमी नहीं थे, बिल्कुल ठेठ किस्म के जीव थे। मान अपमान की परवाह किए बिना बात की तह तक पहुंचकर ही दम लेते थे। चाचा जी ही वो खबर लाए थे जिसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। खबर सचमुच बहुत भयानक थी। अंग्रेजी साहित्य पढ़ते पढ़ाते सुषमा और राजेश एक दूसरे को कब पढ़ने लगे थे किसी को पता ही नहीं चला। जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। समझाने बुझाने के सारे प्रयास विफल हो गए और फिर एक दिन किसी मंदिर में फेरे लेकर इन लोगों ने ये विषय ही समाप्त कर दिया। पांडे जी बेचारे क्या कहते, बस चाचा जी से क्षमा मांगते रहे। लेकिन राजेश ने साफ कह दिया, सगाई वगैरह तो हो ही नहीं थी। आई वॉज नॉट लीगली बाउंड टू हर। अगर सगाई हो भी जाती तो क्या फर्क पड़ना था? मन क्या कभी इन बंधनों की परवाह करता है? सुषमा को ही सगाई का बंधन कहाँ रोक पाया। अम्मा तो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उस दिन भैया जैसे ही काम से लौटे वे उन पर टूट पड़ी। और पढ़ा लो अंग्रेजी। पता नहीं रानी जी को कहाँ की कलेक्टरी दिलवानी थी। अरे नहीं आती थी अंग्रेजी तो ना सही, हिंदी में बात करती तो क्या तुम छोटे हो जाते? और अब 4 लोग सुनेंगे तो कितनी इज्जत बढ़ेगी।
चुड़ैल सबके मुंह पर झाड़ू फेरकर चली गई। भैया हद बुद्ध से अम्मा का प्रलाप सुनते रहे। उनकी समझ में उसका सिर पैर कुछ भी नहीं आ रहा था। बड़ी देर बाद उनको पता चला कि माजरा क्या है और वे पत्थर हो गए। मैंने सोचा था कि उनकी प्रतिक्रिया भी अम्मा की तरह विस्फोटक होगी, पर वे बुद्ध बने बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बिना कहे सुने बाहर चले गए। 12 घंटे बाद उनका क्षत विक्षत शरीर ही वापस लौटा था। इस अपमान को, इस लज्जा को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और रेल के सामने कूद गए। मरना तो मुझे भी था, पर अम्मा को देखकर जी कड़ा कर लिया। इस वज्रपात को वे अकेले कैसे झेलती। दुख की इस घड़ी में मेरे सिवा और कौन था जो साय की तरह उनके साथ रहता। निस्संदेह उनका दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा था। तब से साल पर साल गुजरते चले जा रहे हैं। उम्र मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलती जा रही है और मैं हूँ कि वहीं खड़ी हूँ जहाँ 25 साल पहले खड़ी थी। ट्रिंग 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 एक साथ पता नहीं कितनी घंटियां बज उठी थी। तंद्रा टूटी तो देखा कंडक्टर कान के पास खड़ा चिल्ला रहा था, बहन जी उतरना नहीं है। हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई तो देखा सारी बस मुझे घूर रही है। कंडक्टर रोज का परिचित था, इसलिए सज्जनता बरत रहा था, पर यात्रीगण मुझे क्या क्षमा करते। यह आधे मिनट की देरी भी उनके लिए असह्य थी, इसीलिए उतरते समय कितनी ही फब्तियां सुननी पड़ी। आजकल तो लेडीज भी भांग पत्ती खाकर चलने लगी हैं। अरे किसी के ख्यालों में खो गई होंगी इस उम्र में। शर्म से गड़ गई मैं। रास्ता चलते हुए भी जैसे ये आवाज़ें मेरा पीछा करती रहीं और मैं कुड़ती रही। क्या जमाना आ गया है, लोगों में जरा भी लिहाज नहीं रह गया है। जो मुंह में आया बक देते हैं, साथ वाले भी उन्हें टोकते नहीं, उल्टे ही करके हंस देते हैं। चलते चलते मैं अचानक ठिठक गई। अपने भुनभुनाते मन को मैंने ठीक से टटोला तो स्तब्ध रह गई। मुझे ज़्यादा वो उम्र वाला फिक्रा ही चुभा था। गोया 43 साल की उम्र में कोई किसी के ख्यालों में डूब ही नहीं सकता। अगर यह सच होता तो क्या मैं अतीत को इतनी बारीकी से याद रख पाती? क्या उस भयावह अनुभव को फिर से जी पाती? अतीत के चलचित्रों में जो बार बार झांक रहा था, मुझे झकझोर रहा था, वो चेहरा किसका था? राजेश का ही तो था। और इतने दिनों से मैं ये भ्रम पाले हुए थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वक्त का तकाजा भी वही था। इस उम्र में, कितनी हिकारत से कहा था उस लड़की ने, जैसे किसी को याद करने का ठेका सिर्फ यौवन ने ही ले रखा हो। और 43 साल की उम्र में क्या कोई बूढ़ा हो जाता है? खैर, उसका भी क्या दोष है। मेरा सूखा शरीर और खिचड़ी बाल देखकर लोग मुझे 50 के पार पहुंचा देते हैं। कई बार मन होता है कि बाल रंग लिया करूं, पर हिम्मत ही नहीं होती। अम्मा की घूरती निगाहों से डर लगता है। कई बार इच्छा होती है अम्मा कभी तो कहें कि तू कैसी होती जा रही है, जरा तो अपनी सेहत का ख्याल किया कर। पर अम्मा कभी कुछ नहीं कहती। उन्हें अपना ही रोना रोने से फुर्सत नहीं मिलती। दिन भर बिसूरना और उसास भरना, उनके पास बस यही दो काम रह गए हैं। अम्मा, तुम्हें वो मिसेस अहरवार याद है? उस दिन पार्टी में आई थी। खूब याद है। और बिट्टो, हम कहे देते हैं ऐसे वैसों को घर में मत लाया करो। हाँ, जिस जिसके जूठे बर्तन हम नहीं धोएंगे। हाँ, यानी अम्मा को अब तक उस बात का मलाल बना हुआ है। 2 महीने पुरानी बात भी उनके जहन में अब तक ताज़ा है। पहली बार घर में किसी को बुलाया था, जश्न करने का तो कभी कोई मौका आया ही नहीं। सब पीछे पड़ी रहती थीं। ऊपर छत पर बरसाती नुमा एक कमरा बनवाया था, उसी का बहाना लेकर सबको चाय पर बुला लिया था। दिन भर अम्मा बड़े चाव से सब कुछ बनवाती रहीं। सबका स्वागत भी उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ किया, पर जैसे ही मैंने एक एक का परिचय देना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। खाने में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिसका किसी ने भी बुरा नहीं माना। पर जब सारी टीम मदद करने के बहाने चौके में घुस आई तो मैं समझ गई कि आज रात अम्मा का उपवास रहेगा। एक बूंद पानी भी वो नहीं पिएंगी।
सबके जाने के बाद रात को मैंने बर्तन समेटे। मेहरी तो कभी घर में थी ही नहीं, अपने आप ही सब कुछ करना था। अम्मा से बस मैंने कप प्लेट धोने के लिए कहा था। उन्होंने मना तो नहीं किया, पर इतना कुछ सुना दिया मानो मैंने उनका बुढ़ापा ही खराब कर दिया हो। इतना ताव आया था मुझे, मान लो आज भैया होते तो घर में रोज रोज पार्टियां होती, तब भी क्या अम्मा ऐसे ही झिंकती। दूसरे ही क्षण ख्याल आया, भैया होते तो अम्मा बर्तन क्यों धोती, इंजीनियर की माँ होती वे, नौकरों की पलटन पर राज करती। अहिरवार की कोई बात कह रही थी ना तुम, अम्मा ने टोका। किस्सों में उन्हें बेहद रुचि है, समझती हैं कि बिट्टो ने जब बात उठाई है तो बेमतलब नहीं होगी। मिसेस अहिरवार की बहन का लड़का उनके यहाँ आया हुआ है। सो अकेला नहीं है अम्मा, एक लड़की भी साथ में है, कानपुर के वाजपेयी परिवार की है। लड़की की माँ ने जहर खा लिया है, बाप को हार्ट अटैक हो गया है, दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। लड़की का बड़ा भाई पिस्तौल लेकर घूम रहा है कि या तो बहन को वापस ले जाएगा या दोनों को मार देगा। फांसी भी हो जाए तो परवाह नहीं। मिसेस अहिरवार बेचारी खूब रो रही थी। इतना गुणी लड़का है, बैंक में ऑफिसर है, बहन की सारी आशाएं उस पर टिकी हुई हैं। ये तो लड़की भगाने से पहले सोचना था ना। उसने भगाई नहीं है अम्मा, लड़की खुद उसके साथ आई है। वो कोई बच्ची नहीं है, उसके साथ बैंक में काम करती है। पढ़ लिख कर यही तो होगा। अम्मा का ये तकिया कलाम है, जहाँ कुछ उल्टा सीधा सुना सारा दोष पढ़ाई के सिर मढ़ दिया। जैसे पढ़ लिख कर सभी लड़कियां आवारा हो जाती हैं। एक मैं भी तो हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर रही हूँ, फिर भी पिछले 25 सालों से जोग धारण किए बैठी हूँ कि नहीं। पर अम्मा की आंखें मुझे तो शायद कभी देखती ही नहीं। अम्मा, उस लड़की के माँ बाप कौन है जानती हो? कौन? वही जो कभी तुम्हारी बहू और दामाद बनने वाले थे। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। नाम और गली जरा परिचित सा लगा तो मैंने कुरेद कर पूछ लिया था, अम्मा मेरा ख्याल है कि हम बिटिया का विधिवत कन्यादान कर ही दें, किसी दिन वह तुम्हारी पोती भी हो सकती थी। खबरदार, अम्मा दहाड़ी। उस कुलच्छनी, प्लीज अम्मा। अम्मा का पैतरा देखकर मैंने जबरदस्ती उन्हें टोक दिया, क्योंकि जब वे गाली देने लगती हैं तो ऐसी गालियां देती हैं कि कान बजने लगते हैं। खासकर सुषमा के लिए तो उनके पास इन अनमोल बोलों का अक्षय कोश है। राजेश हर बार साफ बच जाते हैं, क्योंकि हत्या तो भैया की हुई है, मुझे भी किसी ने जिंदा लाश बना दिया है, ये उन्हें नजर नहीं आता। मेरे टोकने से अम्मा की धारा प्रवाह गालियों पर ब्रेक तो लग गया, पर उनका बुदबुदाना अब भी जारी था। अम्मा, मैंने कहा, क्यों अपनी जबान गंदी करती हो? अपनी करनी तो वे खुद ही भोग रहे हैं। बिट्टो, ये तो होना ही था। बबूल में भी कभी आम फले हैं? ऐसी माँ की कोख से सती सावित्री तो पैदा होने से रही। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सच, मुझे तो आज बड़ी तसल्ली हो रही है, कलेजे पर ठंडक पड़ गई है मेरे। जितना उसने मुझे रुलाया है, भोलेनाथ उससे ज्यादा उसे कल पाएंगे। मरते समय कोई पानी देने वाला भी पास में ना होगा। अम्मा बदस्तूर शुरू हो गई थी। घर की दीवारें उनकी बद दुआओं से प्रतिध्वनित हो रही थी। एक एक शब्द कानों पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था, पर अब उन्हें चुप कराने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। पूरी शाम उनका बड़बड़ाना जारी था। रात खाना खाते समय भी खासे मूड में थी। बार बार कह रही थी, तुझे अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए रुक गई, नहीं तो आज ठाकुर जी को हलवा पूड़ी खिलाने का मन हो रहा था। कितने दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी खबर सुनाई है। जी खुश हो गया। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। सालों साल मैंने आंखों में रात काटी है, आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। मुझे लेकिन रात भर नींद नहीं आई। फुर्सत में लेटे लेटे जब अपना ही मुआयना किया तो मैं चकित रह गई। मेरी नींद खुशी ने उड़ा दी थी। हाँ, सचमुच मैं बहुत खुश थी, शायद अम्मा से भी ज़्यादा खुश थी। मुझे अम्मा से ईर्ष्या हो रही थी। कितनी सुखी हैं वे, बेखटके मन की बात कह डालती हैं, और मैं सभ्यता का मुखौटा ओढ़े बेवजह अपने में कुड़ रही हूँ। अपना यह स्वांग किसे दिखाना है मुझे, किसे रिझाना है? मैं खुलकर कहती क्यों नहीं कि आज मेरे कलेजे पर भी ठंडक पड़ी है, मेरी बद दुआएं भी रंग लाई हैं। तुमने हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी उजाड़ दी थी, आज तुम्हारे दोनों बच्चों के सिर पर भी काल नाच रहा है। ईश्वर ने बहुत सही न्याय किया है।
पर मज़े की बात तो ये थी कि मेरा सारा रोष आक्रोश राजेश के लिए था। सुषमा को तो मैंने कब का बरी कर दिया था। नींद नहीं आ रही थी, फिर भी दम साधे पड़ी रही। करवट बदलते भी डर लग रहा था। कमरे के दूसरे छोर पर अम्मा की चारपाई थी। बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोई थी। सोचा अपनी खटर पटर से उनकी नींद क्यों खराब करूं। 3 बजे तक मैंने किसी तरह सब्र किया, फिर उठना ही पड़ा। मैंने बिल्कुल आहिस्ता बिस्तर छोड़ा, दबे पांव भीतर गई। बाथरूम का दरवाज़ा, पानी का मटका बहुत धीरे से खोला और बंद किया। जरा भी आवाज़ न होने दी। आवाज़ के डर से ही बिजली का स्विच तक नहीं दबाया। उसी तरह दबे पांव लौटकर कमरे में आई। देखा, अम्मा की चारपाई खाली थी और शायद वो बड़ी देर से खाली रही होगी, क्योंकि देर तक जागने के बावजूद मुझे उनके खांसने खखारने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। कहाँ चली गई अम्मा? भीतर तो नहीं थी। मैंने बाहर झांका, बरामदे की जाली से लगी वे एक टक बाहर निहार रही थी। अम्मा, मैंने आवाज़ दी। वे चौंकी। उन्होंने पलट कर देखा। उनकी आंखें डबडबाई हुई थीं। शाम को उल्लास से दमकता उनका चेहरा बुझ सा गया था। क्या बात है अम्मा, नींद नहीं आ रही? उत्तर में उन्होंने फिर शून्य में नजरें गड़ा दी। डूबती सी आवाज़ में बोली, सब किस्मत की बात है लली। एक वो बेटा है जो घर की अनबन के लिए मरने मारने को उतारू हो गया है। एक हमारे थे जो चुपचाप पटरी पर लेट गए, ये भी न सोचा कि अम्मा का बुढ़ापा कैसे कटेगा। मैं स्तब्ध रह गई। अम्मा की पीठ पर रखा मेरा हाथ बर्फ हो गया। तो क्या अम्मा सारी रात जागकर इसी का मातम मना रही थी? क्या वे बिल्कुल भूल गई हैं कि उनके बुढ़ापे की गरिमा बनाए रखने के लिए मैंने अपना यौवन राख कर दिया है? वे फफक कर रो पड़ी थीं, पर मैं जड़वत खड़ी रह गई। उन्हें सांत्वना देने का जरा भी मन नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि इन आंसुओं में से एक भी मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए, मेरे उजड़े अतीत के लिए, मेरे सूने भविष्य के लिए, मेरे बिखरे सपनों के लिए। अम्मा कब रोई थी जो आज रोएंगी? आज पक्का विश्वास हो गया अपने को कि जिनके लिए तिल तिल कर जी रही हूँ वे मेरी माँ नहीं है, वो तो भैया की माँ है, अपने बेटे की माँ, बेटे की माँ। कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा, और यदि उचित लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे भी ऐसी ही और कहानियाँ सुना सकूं। और हाँ, यदि आप अन्य प्रसिद्ध लेखकों की लेखिकाओं की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।